यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यह आपकी संविधान की अगली क्लास होगी और आज हम आपको न्यायपालिका बताएंगे। ठीक है, न्यायपालिका शुरू करेंगे। जैसे कि कार्यपालिका संघ की और राज्य की कार्यपालिका समाप्त हुई, आज हम लोग न्यायपालिका शुरू करेंगे। न्यायपालिका में सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग क्या, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग यहाँ पर बस डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की ही, क्योंकि अगर इधर उधर जाएंगे तो टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक लंबे हैं, जैसे न्यायपालिका, जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इन्हें समझने के लिए ना एक पर्टिकुलर समय और दूसरा चीज अपने माइंड को शार्प रखें, एकदम ना, एकदम एकाग्र करके ही सुने और समझें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए आइए देखते हैं न्यायपालिका। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम लोग न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, तो जो संघ की न्यायपालिका होगी, संघ की न्यायपालिका किसमें होगी, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय, सारी बात लिखेंगे साथ में, उच्चतम न्यायालय, या इसी को और लिख लें और करके, और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, आप इसे सुप्रीम कोर्ट भी लिख लें। मैं क्यों लिख रही हूँ ये सारी तीनों चीजें, ताकि आपको अभी मैं बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैंने इसलिए लिखा कि न्यायपालिका में आपके हाई कोर्ट भी आएगी, सुप्रीम कोर्ट भी आएगी, सब आते हैं, जितने भी होंगे न्यायालय, जिला न्यायालय जो होते हैं वो भी आएंगे ना। तो उच्चतम न्यायालय मैंने इसलिए लिखा क्योंकि थोड़े दिन पहले, साल 2 साल 4 साल पहले की बात है, कि मेरी एक फ्रेंड थी और उसका 2016 का जो था, वो शायद 2016 का यूपीएसआई का पेपर हुआ था। ठीक है, यूपीएसआई, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्याय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो वो मतलब जो करके आई थी, तो उसमें बहस हो गई हमारी। कह रही उच्च न्यायालय बड़ा होता है, उच्च न्यायालय बड़ा होगा और उच्चतम न्यायालय उससे छोटा था। तो ये कंफ्यूजन उसको था, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो आपका उच्चतम न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब सबसे बड़ा न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो तीनों बातें जाने, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन दोनों की इंग्लिश जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट ही है, एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, आइए बताते हैं। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ, अगर गठन की डेट पूछी जाए, उच्चतम न्यायालय, देखिए वहां पर भी, या सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 28 जनवरी 1950 को। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी 26 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये डेट 28 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 28 जनवरी 1950 को किया गया, क्या इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, लागू, अगर उद्घाटन किया गया था इसका कब, 28 जनवरी 1950 को, ये याद रखेंगे आप लोग। भारत सरकार अधिनियम, जो आपका भारत सरकार अधिनियम, पहले कुछ चीजें इसके विषय मोटी मोटी जाने। भारत सरकार अधिनियम 1935, जो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू। ठीक है, इसके तहत ही लागू हुआ था क्या, आपका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, 28 जनवरी 1950 का इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय स्थान किसका लिया था, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ब्रिटेन की सरकार चल रही थी ना, मतलब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे अपने देश में, भारत में। तो कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया था। किसका लिया था, प्रीवी काउंसिल, किसके स्थान पे आई थी, तो ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल के स्थान को इसने ग्रहण किया था। कौन, आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तीनों एक ही है, चाहे आप उसे हिंदी में जाने, चाहे उसे इंग्लिश में जाने, चाहे उसे उच्चतम न्यायालय बोले। ठीक है, अब बात करेंगे, अब इसकी बात भारत के संविधान में कहाँ कही गई है। तो अब यहाँ से आप मोटा मोटा जानेंगे, क्या जानेंगे, अब यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है। चलिए अब यहाँ से, ये आपकी जो कहानी थी, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते, 2 प्रश्न, लगभग 2 प्रश्न ऐसे थे कि किसका स्थान ग्रहण करती, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण कर, कब इसकी उद्घाटन डेट है, तो 28 जनवरी 1950 को है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ ये क्या है, आपका न्यायालय है। अब न्यायालय कैसा है, देखिए उच्चतम न्यायालय अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने का। चलिए पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखिए ऐसे लिखे, आप नीचे से वैसे लिखना चाहिए इन चीजों को, तो चलिए लिखते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है,
कौन सी न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। पहले लिखें अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर लिखें क्या? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या लिखें आप? उच्च न्यायालय लिखें। उच्च न्यायालय के ऊपर क्या लिखेंगे आप? उच्च न्यायालय के ऊपर लिखें सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके ऊपर क्या लिखें? इसके ऊपर लिखें इकहरी न्यायालय। ठीक, इतनी बात आपको जाननी होगी। इकहरी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या होने? अधीनस्थ न्यायालय कहाँ पर होते हैं? आपके जिला में होते हैं, जिलों में होते हैं। ठीक है, हर जिले में लगभग होते हैं, जिलों में। ठीक है, देखिए तो अपने यहाँ सर्वोच्च कैसी? इकहरी न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका? इकहरी। अगर देखिए क्यों इकहरी बोला गया कि क्योंकि अंतिम जो अंतिम निर्णय होता है ना, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर अंतिम निर्णय किसका होगा? इन्हीं का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का। अब देखिए क्यों कहा गया है इनको, इनको इकहरी न्यायालय क्यों कहा गया? क्योंकि अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, इसीलिए इन्हें इकहरी न्यायालय कहा जाता है। भारत की अगर न्यायपालिका पूछी जाए कैसी है, तो इकहरी न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय को। आप दो बार बांट के इनको यही समझते चले अधीनस्थ न्यायालय को। तो एक में लिखेंगे आप दीवानी, अब दीवानी व सिविल न्यायालय, दीवानी या सिविल न्यायालय। अब दीवानी व सिविल न्यायालय में कौन कौन आएंगे अभी बताते हैं हम आपको। और एक तरफ लिखेंगे फौजदारी न्यायालय। कौन? फौजदारी न्यायालय। कौन होता है? फौजदारी न्यायालय। ठीक है, तो दीवानी न्यायालय में क्या आएंगे? आपके दीवानी न्यायालय और सिविल न्यायालय में जमीन जायदाद जोरू जो भी होंगी, जमीन जायदाद से संबंधित है। जैसे जमीन खेती वेती का कोई भी निर्णय होना होगा, जैसे कोई भी, अब न्यायपालिका क्यों जाएंगे? निर्णय के लिए जाएंगे। जहाँ लड़ाई झगड़े की बात होगी, जहाँ मेड़ खेती जमीन जायदाद में कैसे, जैसे मेड़ वेड़ खेत से कोई संबंधित है कि ये मेड़ हमारे खेत से इतना है, वो कहेंगे इतना है, तो ये सब कहाँ जाएंगे? आपके दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय में। ठीक है, फौजदारी न्यायालय में कौन कौन जाते हैं? मारपीट से संबंधित। किससे? जैसे मारपीट से संबंधित, मारपीट से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं? पहले आप मोटा मोटा समझ लें, तब आगे बढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कहते हैं कि भारत में राज्यों में भी उच्च न्यायालय है, फिर भी भारतीय न्यायपालिका को इकहरी न्यायपालिका कहा जाता है। भारत में देखो राज्यों के वर्तमान समय में कितने हैं? शायद 26 हो गए हैं अब ना, 25+1, हाँ 26 हो चुके हैं। 25 6 7 8 25 है वर्तमान में। ठीक है, तो फिर भी न्यायपालिका को इकहरी न्यायपालिका कहा जाता है, क्योंकि कोई भी मुकदमा न्याय अधीनस्थ न्यायालय से होकर सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वही निर्णय न्यायालयों को बाध्यकारी होता है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगर आप 4 लोगों की हत्या की है तो आपको क्या करना रहेगा? 10 साल की सजा होगी। मैं ऐसे उदाहरण देके बता रही हूँ, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कर रखा है। तो ये क्या हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि 10 साल का होगा, तो आपके कहाँ उच्चतम न्यायालय भी यही लागू करेगा, अधीनस्थ न्यायालय भी यही लागू करेगा। ठीक है, तो वही सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ये अनुच्छेद 141 अनुच्छेद अभी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक। 141 में ये बात कही गई। ठीक है, आर्टिकल 141 के अंतर्गत ये बात कही गई कि ये हमारी न्यायपालिका इकहरी न्यायपालिका है, जो अंतिम निर्णय होगा वो आपके सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ठीक है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट अंतिम आश्रयदाता है। इस तरह आपका सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? अंतिम आश्रयदाता होगा। अब हम बात, चलिए इतनी मोटी मोटी देखिए, ये आपको क्या थी? ये आपकी झलक थी। ठीक है, झलक थी ना, जैसे पिक्चर आने से पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है ना, तो ये आपका ट्रेलर था। अब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात करें? अब आते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। किसमें लिख रहे हैं? अब आप यहां से लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, ये आपके भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय की बात है। भाग 5 आर्टिकल आपके आर्टिकल 124 से 147 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 124 से 147 तक। इनमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की ना। तो आर्टिकल कितने से है? 124 से 147 तक। ये आपको याद करना ही करना है कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए एक बात करेंगे हम लोग कहाँ से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी कानून बनाने, तो आप यहाँ पर लिख लें गठन, ऐसे पूरी बात नहीं लिखें, बस गठन लिखें। तो गठन कौन करेगा? इनका संसद करती है, आपकी पार्लियामेंट करती है।
कौन करती है? आपकी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं, बस इतना जान लें। इनका गठन कौन करेगा? गठन संसद करती है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद में होती है। संसद ही ये निर्धारित करती है, करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो और कितनी हो कितनी ना हो। ये कौन संख्या कौन निर्धारित करेगी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो? न्यायाधीशों की संख्या ये सब आपकी संसद करेगी। तो वर्तमान में कितनी? 34। ठीक है, वर्तमान में कितनी? 34, 33+1। ठीक है, 33+1। अभी आपके 49 में क्या है? 49 में भी कौन है मुख्य न्यायाधीश? कौन है ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके। और फिर आप 50 में कौन चुने गए, अभी वो भी थोड़े दिन बाद शपथ लेंगे, तो ये कौन है? दोनों कमेंट करके, ये आपका होमवर्क है, दोनों कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है, एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके न्यायाधीश है। चलिए ये बात हो गई। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है ना? देखिए नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको यहाँ से मोटा मोटा समझना होगा। इतना हम मिटाते हैं। गठन आपका संसद करेगी, संख्या कितनी होगी ये भी संसद तय करेगी। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? किनकी नियुक्ति? नियुक्ति किसकी होगी? अब गठन तो सर्वोच्च न्यायालय का हो सकता है, नियुक्ति आपके न्यायाधीशों की होगी। किनकी न्यायाधीशों की होगी? न्यायाधीशों की। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपके राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट, जिनका जो आपके आर्टिकल 52 में इनकी बात कही, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और न्यायाधीशों की सलाह पर और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेकर ही आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। इनकी आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो ये भी कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी ही करते हैं, पर इनसे सलाह लेंगे न्यायाधीशों से। ठीक है, जो न्यायाधीश की नियुक्ति के हैं उनसे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से भी सलाह लेंगे, थोड़ा सा क्या मतलब सलाह लेते हैं, और फिर आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये बात कही गई। फिर इनकी ना वरिष्ठतम क्रम, मतलब जो ज्यादा बूढ़ा होगा उन्हें ज्यादा मतलब पहले उनको वरीयता दी जाती है। कहा गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी एक आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत। नियुक्ति कहाँ पर होगी? आर्टिकल जरूर लिखते रहे, आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत ये बात कही गई। 124(1) के अंतर्गत ये बात कही गई क्या? कि राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से वरिष्ठतम क्रम का पालन करना होगा, कि वरिष्ठ कौन है इसका पालन करना होगा। लेकिन इसके मामले में ना थोड़ा सा अपवाद भी है, जो आपके वरिष्ठतम क्रम के मामले में थोड़ा सा अपवाद भी। चलिए अपवाद देख लेते हैं। कहा जाता है कि 1950 से 73 तक, 1950 में गठन हुआ और 1950 से 73 तक व्यवहार में ये था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। मतलब जो वरिष्ठ होता था उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता था। इस अवस्था में 1973 में तब हनन हुआ जब एक A.N. राय जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किसको? A.N. राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा फिर इसका हनन हुआ। कब? 1977 में 1977। ठीक है, 1977 में हुआ। पहली बार 1973 में हुआ था। हो सकता है ऐसे प्रश्न कभी बन जाएं तो आप इन्हें याद रखेंगे। 1977 में फिर क्या हुआ? 1977 में M.U. बेग की वरिष्ठतम व्यक्ति के रूप बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार ने इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। इसमें अब क्या, इससे मुक्ति दे दी गई। ठीक है, इससे क्या किया? मुक्ति कर दी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे वरिष्ठतम क्रम का पालन करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य रूप से वरिष्ठतम। यहाँ से 1993 से बोला गया कि मतलब वरिष्ठतम क्रम का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। जो वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है, कोलिजम की सलाह से करनी होगी। इस कोलिजम में मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। जो जैसे अब मान लीजिए 50 में आपके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने हैं तो कोलिजम व्यवस्था होगी, मतलब मुख्य न्यायाधीश और 5 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर ही मुख्य न्यायाधीश को क्या करेंगे? मतलब चुनने की व्यवस्था हो। कोलिजम जिन नामों का सुझाव देगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति करता है। कोलिजम जिनकी 4-5 नाम की गणना करेगा कि इनको बनाने, फिर वहीं से राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, क्या योग्यताएं होंगी, चलिए जान लेते हैं। आपके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हें 65 वर्ष की आयु हो, 65 वर्ष की आयु हो। ठीक है, क्या हो? आयु हो, उम्र हो। 65 वर्ष की से कम आयु का हो, 65 वर्ष से कम आयु का हो, 65 वर्ष से
कम आयु का हो, से कम आयु का हो, ठीक है। 65 वर्ष का हो, 65 वर्ष में तो रिटायर्ड हो जाते हैं लोग ना। 65 वर्ष से कम आयु का हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट मिला करके कम से कम 10 वर्ष तक का क्या अधिवक्ता रहा हो, एक या एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। क्या रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ये चीज़ें ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो, ठीक है। ये इनकी क्या है, योग्यताएं हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट में कम से कम एक या एक से अधिक में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो। दूसरी शर्त कही जा रही है कि सुप्रीम हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। कोई भी एक व्यवस्था हो, कोई दिक्कत नहीं कि दोनों हो, एक कोई भी होगी, चाहिए हो, और ये तो अनिवार्य है 65 वर्ष से कम आयु का हो, ठीक है। अगली बात, शपथ कौन दिलाता है? तो भाई नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाता है शपथ? आप ऐसे लिख लें, शपथ कौन दिलाएंगे? ओथ राष्ट्रपति जी। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। हटाया जाना या महाभियोग, देखिए इनको ना अपनी नौकरी से, मतलब इनकी जो नौकरी है, इनकी जो नियुक्ति है, इससे निडर रहते हैं। निडर क्यों रहते हैं? इन्हें दो ही तरह से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 का 4 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। एक तो है साबित कदाचार, दूसरा है असमर्थता, मतलब असमर्थ हूँ तब, और तीसरा मतलब उसी में मानसिक विकृति या पागल दिवालिया हो गए हो तब, ठीक है। और इन पर हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी इन पर ना महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा कठिन होती है। आप इन्हें जो हम बात बोल रहे हैं केवल आप जैसे सुन लेंगे ना, तो इससे काफ़ी लाभ होने वाला है आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा लिख कर बताते रहेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि आप पूरी बात तो ऐसे ही बता रही हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इन्हें हटाया जाना जो है इम्पोर्टेंट है। हटाया जाना, ठीक है। अब ऐसे हेडिंग डालें, इन्हें हटाया कैसे जाता है? 2 आधार पर हटाया जा सकता है। 2 आधार क्या है? एक पहला आधार है साबित कदाचार, दूसरा आधार है आपका असमर्थता या मानसिक विकृति। शब्दों से आप समझ गए होंगे। असमर्थता मतलब उनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं बचा कि हम न्यायाधीश बन सकें, या मुमकिन है हम निर्णय ही नहीं जब ले पा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? असमर्थता, ठीक है। साबित कदाचार जैसे वो मतलब अपने आचार विचार को संविधान के अनुसार ढाल ही नहीं पा रहे, संविधान का सम्मान कर ही नहीं पा रहे, तो साबित कदाचार से भी उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। कहा जा रहा है कि हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में रखा जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकती है। राज्यसभा अपने 50 सदस्यों की और लोकसभा अपने 100 सदस्यों, क्योंकि संख्या दोगुनी है, 100 सदस्यों की पूर्व सहमत से महाभियोग प्रस्तावित कर सकती है। महाभियोग प्रस्तावित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय टीम न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप की जांच करती है। यदि आरोप सही पाया जाता है तो संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से इस आरोप को सिद्ध कर देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा देगा। अब सोचिए ये जितनी ये प्रक्रिया है, क्या इतनी आसान है कि दोनों सदन में 50 और 100 प्रस्तावक, मतलब संसद उसमें बहुमत दे, फिर इसे बहुमत मतलब कह रहा है कि विशेष बहुमत से इस पर क्या किया जाएगा? आरोप को सिद्ध किया जाए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीशों को हटा देंगे। इतना आसान नहीं, महाभियोग लगाना इन पर इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर कभी प्रश्न आए कि महाभियोग प्रक्रिया क्या राष्ट्रपति पर लागू होती है, और ऑप्शन में ये रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया किस पर लागू होती है, ऑप्शन रहा है कि राष्ट्रपति, दूसरा रहा है न्यायाधीश, तीसरा रहा है ए और बी, और चौथा रहा है इनमें से कोई, तो हमेशा ए और बी ही लगाना। ए और बी दोनों पर, राष्ट्रपति पर भी और न्यायाधीशों पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है। चलिए इनका वेतन इनको ना वेतन से भी ये चिंता मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारित व्यय रहते हैं। मतलब क्या रहता है? वेतन भारत की संचित नीति पर भारित व्यय रहता है। इनके वेतन में कभी सरकार के मोहताज नहीं होते कि सरकार इनको वेतन देगी तब ये काम करेंगे, इसीलिए चिंता मुक्त होकर अपना कार्य करते हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर न्यायपालिका अगर ऐसे करने लगे ना कि ये हमारी है, हमारी तरफ बोलेगी, ये बीजेपी के है तो बीजेपी की बोलेगी, ये कांग्रेस की बोलेगी, तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा हनन होगा किसका? भारत का।
हमारा आपका जो निर्णय लेने जाएंगे उनका, ठीक है। तो इसीलिए इनको ना किसी चीज़, ये सब चीज़ से निडर रहते हैं, परे रहते हैं। इनको ना तो अपनी वेतन से मतलब रहता है कि हमारे में कभी कोई कटौती होगी ही नहीं, क्योंकि सरकार से नहीं बल्कि भारत के संचित निधि पर भारी व्यय होते हैं, ठीक है। ये हुए आपका आर्टिकल। और इनकी मुख्य न्यायाधीश की लगभग इतने समय 3 लाख है, और उनके न्यायाधीशों की 2.5 लाख के आसपास है। ये आपका इम्पोर्टेंट था। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की। तदर्थ न्यायाधीश, अब लिखिए तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? जो आपके तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल सबसे पहले लिख लें, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 127। कौन सा आर्टिकल है? 127। तदर्थ न्यायाधीश कौन सा आर्टिकल है? 127, ठीक है। तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर, बात सुनेंगे, राष्ट्रपति की संस्तुति पर मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले और बात बता देते हैं। कहा जाता है जब कभी कोरम एक होता है ना कि कोरम पूरा हो, इतनी संख्या हो ही कोई निर्णय सुनाया जाता, तो कह रहे हैं कि जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की कमी या संख्या कम होती है तो हाई कोर्ट, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, बात सुन रहे हैं ना, कौन नियुक्त करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा आपका, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? किसी को भी उठाकर ले आएंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और कोरम पूरा कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ऐसा न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। राष्ट्रपति से पहले मतलब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पहले इस विषय में चर्चा परिचर्चा और मंजूरी पूर्ण रूप से ले लेते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे और वहां के न्यायाधीशों को उठा करके कोरम पूरा कर लेते हैं। तो ये होते हैं आपके तदर्थ न्यायाधीश। कौन होते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। चलिए तदर्थ न्यायाधीश हो गए। अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे तो आप सबको समझ में आएंगे। और जो अब बताने जा रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश, वो उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे लिख लें, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश, जो आपके न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति, ठीक है। ऐसे एक हेडिंग डालें और जैसे बता रहे हैं बस वैसे बना लें। आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा अक्सर मिलने वाले, अक्सर की मैं बात करती हूँ, ठीक है। अक्सर मिलेंगे तो लिखे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जैसे बोल रहे हैं बस वैसे लिख लेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। उसके बाद लिखे नियमित न्यायाधीश, जो आपके नियमित न्यायाधीश होते हैं, नियमित न्यायाधीश। अब न्यायाधीश आप इतना समझ लें, आगे सुनने लगा दे हैं। अब कार्यवाहक न्यायाधीश कौन होंगे? कार्यवाहक न्यायाधीश, अभी आपको कार्यवाहक न्यायाधीश वगैरह बताया जाएगा, ठीक है। न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश फिर कौन होंगे? तदर्थ न्यायाधीश, एक यहाँ बना लें, तदर्थ न्यायाधीश। और एक होंगे रिटायर्ड न्यायाधीश। कौन होंगे? रिटायर्ड न्यायाधीश। कौन होंगे? रिटायर्ड न्यायाधीश, ठीक है। तो आप पहले जान लें कि इनका आर्टिकल क्या है। इनका आर्टिकल तो आप जान ही रहे हैं, 124 है, 124 ही है। नियमित न्यायाधीश का कौन सा आर्टिकल होगा? तो इनका कौन सा? नियमित न्यायाधीश कौन होंगे? वही जो आपके 33 होंगे ना। तो इनका कोई आर्टिकल नहीं, इसी के अंतर्गत आएंगे। 124 1 ऐसे कर लीजिए, 124। तो और उसके बाद क्या है? कार्यवाहक न्यायाधीश आपके आर्टिकल 126 के अंतर्गत, और ये कब आएंगे? आपके 127 के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? 127। और रिटायर्ड न्यायाधीश आपके कहाँ आएंगे? 128 के अंतर्गत आएंगे। सारे देखिए, अभी इतना समझे, फिर उसके आगे मैं एक एक बात आपको। तो इनका जो होगा ये वरिष्ठ क्रम के अनुसार, वरिष्ठतम क्रम के अनुसार इनका क्या होता है? तो इनकी और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये याद रखें। और इनका वरिष्ठ क्रम में जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्हीं की, ठीक है। जो 65 वर्ष से कम आयु के हों, लेकिन 65 वर्ष होने वाली हो उन्हीं की, ठीक है। और इनको नियमित ये कोलिजम की सलाह पर किए जाते हैं। जो 33 होते हैं ये कोलिजम की सलाह पर किए जाते हैं। कार्यवाहक की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होती है? आपके राष्ट्रपति के ही द्वारा इनकी होती है। और इन दोनों की ये कोरम पूरा करने के लिए मैंने बता ही दिया किसके लिए इनकी नियुक्ति होती है, कोरम पूरा करने के लिए। ये अस्थायी होते हैं, मतलब इनकी कोई स्थायी संख्या नहीं है कि आएंगे तो बने ही रहेंगे, आके चले भी जाएंगे, ठीक है। ये लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए होते हैं। जैसे कोई कार्य बहुत ज्यादा लंबित, तो जो रिटायर्ड हो जाते हैं न्यायाधीश उनको फिर से बुला लिया जाता है। तो ये किसके लिए होते हैं? लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए,
ठीक है, लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर। कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति से सलाह पर, प्रेसिडेंट से सलाह लेकर, सलाह पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के कितने अनुच्छेद हो गए, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, इतने ही पहले आप देखें और इन्हें अच्छे से पढ़ें जितना बताया गया। फिर हम अभी देखिए, इतनी जल्दी आपका क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय खत्म नहीं, अभी तो आरंभिक अधिकारिता बताती है कैसे कैसे लगती है, अपीली अधिकारिता कैसे लगती है, सलाहकारी अधिकारिता कैसे लगती है, सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है ये कैसे कैसे लगती हैं, इनको कैसे घुमाकर मतलब सर्वोच्च न्यायालय से लगाया जाता है, और कौन कौन से निर्णय अभी आपके जो आरंभिक अधिकारिता में आएंगे, कौन कौन से निर्णय अपीलीय अधिकारिता में आएंगे, कौन कौन से निर्णय विशेष अपीलीय अधिकारिता में आएंगे, सारी बात हम आपको बताएंगे। इसमें विशेष अपील भी है, सलाहकारी अधिकारिता भी है, अभिलेखीय अधिकारिता भी है, और रिट अधिकारिता तो आप जान ही रहे हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की जो रिटें हैं उनको लगाया गया है। ठीक है, तो इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, पर आज नहीं, कल, मतलब आगे आने वाले वीडियो पर। तब तक आप सभी लोग इतना पढ़ें और इतने पर फोकस करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना जानना आपके लिए। ठीक है, ये सारी बात, और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें, और अपना जरूर ख्याल रखें, अपने अपनों का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल समय बहुत ही क्रूर चल रहा है, मतलब बहुत ही ख़राब चल रहा है, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने साथ साहस बना के रखें, धैर्य बना कर रखें। हर कार्य के लिए जज्बा, जुनून सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए धैर्य बनाकर जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।